सभी भाइयों बहनों को आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सिटी बुक्स में आपका स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है उसे भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। देखिए भाई, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए 1000 MCQ का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। दोस्तों, उसी कड़ी में मैं थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 1 करा चुका हूँ और थर्मोडायनेमिक्स का आज पार्ट नंबर 2 है। इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है व्हेन इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर द हीट सप्लाइड इज एटलाइज्ड इन। इसका मतलब ये हुआ, जब हीट को सप्लाइड करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर तो उस पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है। इंक्रीजिंग, ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा, इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। ऑप्शन नंबर ये है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एंड आल्सो फॉर डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क। हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि दोनों सही है। इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एंड आल्सो फॉर डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो उसमें हीट सप्लाइड होगा, कैसे होगा, इंक्रीज हो जाएगा उसकी इंटरनल एनर्जी गैस की, और उसमें जो है कुछ एक्सटर्नल वर्क भी होंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्हेन द गैस इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो, जब गैस को कूलेड किया जाता है कांस्टेंट प्रेशर पर तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आप लोग बताइए ऑप्शन को देख करके। ठीक है, ये मॉक टेस्ट है, आप लोग जल्दी से बताइए, तब तक मैं बता देता हूँ। आप लोग लगा दिए होंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या है। देखो, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजिंग बट वॉल्यूम डिक्रीजिंग। जब भाई गैस कोल्ड होगा कांस्टेंट प्रेशर पर तो क्या वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ये तो बात सही है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होगा, गलत बात है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कूलेड होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। और दूसरे को देख लेते हैं, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग बट टेम्परेचर डिक्रीजिंग। देखो, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ये भी बात गलत है, क्योंकि अगर कूलेड होगा तो इसका जो है वॉल्यूम जो है डिक्रीज होगा और टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। देखो, इसमें ऑप्शन नंबर सी देख लो, बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इंक्रीजिंग, ये भी बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी देख लो, बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज डिक्रीज, ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई दोनों ही डिक्रीज होंगे तभी ये कूलेड होगा। ठीक है, समझ में आया। हाँ बिल्कुल समझ में आया ही होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल से मैं बताया हूँ। और देख लो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, RRB जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सबस्टेंस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन और कंप्रेशन इज कॉल्ड। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सबस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, अगर वर्किंग के दौरान एक्सपेंशन और कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, क्योंकि भाई इसमें टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ठीक है, और वर्किंग भी कांस्टेंट हो जाएगा, कोई वर्क होगा, नो वर्क होगा, ठीक है, ना कोई वर्क होगा, ना कोई इसमें एक्सटर्नल एनर्जी आएगी, ना हीट ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पर जब भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट कहाँ से आएगी, सीधी सी बात है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, हाइपरबोलिक प्रोसेस। हाइपरबोलिक प्रोसेस क्या होता है, आप लोग पढ़े ही होंगे कि इसमें जो है प्रेशर और वॉल्यूम, हाइपरबोलिक प्रेशर में प्रेशर और वॉल्यूम जो है कांस्टेंट के बराबर होते हैं, ये हाइपरबोलिक होता है। और एडियाबेटिक एक्सपेंशन क्या होता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एडियाबेटिक एक्सपेंशन यह होता है जिसमें ना कुछ हम रिसीव कर सकते हैं और ना ही कुछ दे सकते हैं, वहाँ पर एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि इसे जनरल फॉर द एक्सपेंशन एंड टेम्परेचर इज ऑफ गैस रिमेन गैस, जनरल गैस ला है, ये एक प्रकार से जनरल गैस फार्मूला है। पी बी पे पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ये जनरल गैस का फार्मूला है। ठीक है, इसे बहुत ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं सभी ऑप्शन को डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ इसलिए कि ताकि आप लोगों से कोई क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग को ये बात बता दूं कि YCT बुक्स जो है सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। आप लोग कोई भी प्रकार की बुक चाहिए तो आपको
हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप परचेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज गवर्नड बाई, मतलब इसका ये हुआ कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो है इसकी खोज किसने की थी, किसके द्वारा खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ समझ में आया? बॉयल्स लॉ तो बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होता है, ठीक है। और चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। और गेलुसाक नेम आ गया। अब गेलुसाक नेम को मैं एक बार पूरा पढ़ के बता देता हूँ क्या होता है, कैसे क्या होता है। जैसे देखो, गेलुसाक नेम जो है, द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, परफेक्ट गैस वेरीज डायरेक्टली ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर जो है परफेक्ट गैस के मास के डायरेक्टली होगा। और गेलुसाक जी ये कहते हैं। और एवोगाद्रोस लॉ क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, इक्वल सभी गैसों का वॉल्यूम इक्वल होगा कब, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो कंटेन होगा, तो जैसे यहाँ पर कोई हो गया चीज़, ठीक है, इसमें जो भी मॉलिक्यूल कंटेन होंगे, इसके जो है टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम है, तो वहाँ पर वॉल्यूम जो है समान होगा सभी गैसों का, ठीक है। समझ में आया? एवोगाद्रोस लॉ, गेलुसाक लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एक्सपेंशन रेशियो आर इज द रेशियो ऑफ, एक्सपेंशन रेशियो क्या होगा, एक्सपेंशन रेशियो होगा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, B2/B1, ये हमारा एक्सपेंशन रेशियो है, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं सभी रखा हूँ, क्योंकि सभी कंपटीशन में लगभग आने लायक क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को मैं देख लेते हैं, तब तक इसका पहले मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ B1 कहाँ पर क्या है। B1 को हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम एट द बिगिनिंग एक्सपेंशन, जब वॉल्यूम होता है, जब शुरू किया जाता है तब वहाँ पर होता है। और B2 क्या है, वॉल्यूम एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन, ठीक है। और अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं अब। द वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज गिवन बाय, ये SSC JEE 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा दो, ठीक है। ये वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज गिवन, क्या होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन वर्क डन के दौरान। ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव, देखो कैसे होगा, मैं सभी क्वेश्चन को बता रहा हूँ, ठीक है। P1 V1 अपॉन P2 V2, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन लेमडा -1। ये आप इक्वेशन पढ़े ही होंगे, किसके बराबर होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है। और इसमें जो है, और अगला क्या ऑप्शन है, MR माइनस T2 अपान लेमडा, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भाई एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, तो इसमें वॉल्यूम जो है और टेम्परेचर ये इनिशियल कंडीशन पर कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। और अगला है MRT1 लेमडा -1 और N2 लिखा है, उसके बाद 1 माइनस P2 इंटू V2 अपान P1 V1, यानी ऑल ऑफ द एबव, तीनों सही हो जाएगा, चारों सही हो जाएगा। जहाँ P1 V1 T1 ये प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया एंड टेम्परेचर होगा, कब होगा, इनिशियल कंडीशन ऑफ द गैस पर। और P2 V2 करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ फाइनल कंडीशन ऑफ द गैस पर, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, द जनरल लॉ ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ गैस चीज। जनरल फार्मूला क्या होता है एक्सपेंशन और कंप्रेशन के दौरान गैस का, PV = MRT, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। ये जनरल फार्मूला कह रहा है, लेकिन एक्सपेंशन और कंप्रेशन पर तो PV/N = C। अभी मैं जनरल फार्मूला के बताया, जब कब होता था,
अभी मैं बताऊं इसके पहले आप लोग बताइए क्या होता था जब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता था तो वहाँ पर जनरल फार्मूला लगता था ना, पी पावर एन माइनस एन इक्वल टू सी होता था, एक जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग कार्य करता था। यही हमारा है एक्सपेंशन और कंप्रेशन के द्वारा जनरल फार्मूला। ठीक है, समझ में आया। पी बी इक्वल टू एम आर टी, ये भी गैस फार्मूला है। ठीक है, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट दोनों भी क्वेश्चन है, लेकिन जनरल फार्मूला इस पर फोकस कीजिएगा, बहुत फोकस कीजिएगा, क्योंकि एक्सपेंशन और कंप्रेशन के दौरान जनरल फार्मूला यही होता है, पी पावर एन इक्वल टू सी होता है, सी जहाँ पर कांस्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस द रेशियो ऑफ T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू DMRC। जे में आया हो इस क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ही केयर करके इसको समझिएगा। देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। क्योंकि भाई एडियाबेटिक प्रोसेस है, इस पर T1 और जहाँ T1 और T2 है वहाँ प्रेशर के वॉल्यूम इसमें जो है एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। सब सीधी सी बात है भाई। देखो मैं PV डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और एडियाबेटिक प्रोसेस ये हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा। जब एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो ये हमारा वॉल्यूम जो है ये दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो V2 अपॉन P1 इक्वल टू T1 और क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर लेमडा -1। देखो ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 अपॉन P2 फिर पावर लेमडा -1 अपॉन लेमडा। ये ऐसे इसको हम लिख देंगे तब समझ में आएगा। P1 अपॉन P2 पे पावर लेमडा -1 अपॉन लेमडा। ये समझ में आया। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन स्टडी फ्लो प्रोसेस द रेशियो ऑफ। देखो स्टडी फ्लो में क्या प्रोसेस होता है, कौन सा रेशियो होगा, हीट ट्रांसफर फॉर कांस्टेंट। ये तो बात बिल्कुल सही है भाई, स्टडी फ्लो हो रहा है तो उसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा। और जब स्टडी फ्लो में, ये तो बात बिल्कुल सही हो गया। अब वर्क ट्रांसफर इज कांस्टेंट, ये भी बात सही है। अगर स्टडी फ्लो है तो समान वर्क ही रहना चाहिए। मास फ्लो एट इनिशियल एंड आउटलेट सेम, दोनों जगह पर मास समान होना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। नहीं, ऑल ऑफ द अबव स्टडी फ्लो प्रोसेस में होता है, वर्क सभी चीज़ जो है कांस्टेंट होते हैं और मास जो है दोनों जगह पर सेम होता है, इनलेट और आउटलेट पर। अगला क्वेश्चन है, द एरिया अंडर द टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व TS कर्व ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस रिप्रेजेंट। देखो अब हमें रिप्रेजेंट करना है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को। TS डायग्राम है, TS डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, देखो कब होगा, जब टेम्परेचर एंट्रोपी प्रोसेस हो। यहाँ पे देख लो, ये हमारा TS डायग्राम हो गया। ठीक, TS डायग्राम में क्या होता है, देखो ये हो गया हमारा, ये हो गया, यहाँ से जा रहा है और ये हमारा यहाँ से आ रहा है। या प्रोसेस कितना हो गया, प्रोसेस 1 हो गया, प्रोसेस 2 हो गया, प्रोसेस 3 हो गया, प्रोसेस 4 हो गया। और यहाँ पर हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ से इंक्रीज होगा। टेम्परेचर मान लो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में ही आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो जब अब ये तो बिल्कुल समझ में आया, तो इसमें क्या हो जाएगा आप लोग बताओ। टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व है, ये टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, यही पूछ रहा था मैं, थर्मोडायनेमिक्स रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब होगा। हीट भाई देखो यहाँ से आएगा, प्रोसेस 1 से जाएगा प्रोसेस 2 पे, तो हीट एब्जॉर्ब भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद प्रोसेस 2 से 3 तक जाएगा, फिर ही हीट एब्जॉर्ब होगा, प्रोसेस 3 तक भी जाएगा। ये नहीं बढ़ रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब भी हो रहा है ना, तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा। हीट रिजेक्टेड कब होगा, जब ऊपर से नीचे जाएगा, यानी प्रोसेस 2 to 1 जाएगा और 1 to 4 जाएगा और 4 to 3 जाएगा और 3 to 2 जाएगा, तो प्रोसेस जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी हीट रिजेक्टेड होगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा। मैं फिगर से इसीलिए बता दिया, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। आइदर A और B दोनों में से एक सही हो जाएंगे। ठीक है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको। अगला क्वेश्चन है, द एंट्रोपी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री इज एज्यूम्ड टू बी। जब एंट्रोपी 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसमें क्या हो जाएगा, जब भाई अभी मैं बताया था TS डायग्राम, एंट्रोपी अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसका जो है
वाटर डिग्री जो है कितना 0 डिग्री 0 ही होगा ना, एज्यूम उसको हम 0 डिग्री ही भी प्राप्त करेंगे। ठीक, अगर मान लो यहाँ पर 10 डिग्री होता तो इसका जो है एंट्रोपी कितना हो जाता, 10 हो जाता। ठीक, बिल्कुल समझ में आया होगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन आए हुए प्रश्न है। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही है। ठीक है, आप लोग इसमें बहुत, आप लोग बताइए एक बार कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अब पढ़ के, तब तक मैं पढ़ रहा हूँ, तब तक आप लोग बता दीजिए अपना। द इंक्रीजिंग इन एंट्रोपी इज ऑब्टेन फ्रॉम ए गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट एट ए लो टेम्परेचर। दोस्तों हमें कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को करना है क्योंकि हमारा पेपर होने वाला है। ठीक है, और अगला ऑप्शन है द चेंज इन ऑफ एंट्रोपी में बी रिगार्डेड एज मेजर ऑफ द रेट ऑफ द अवेलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ हीट फॉर ट्रांसफर इनटू वर्क। देखो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है ना। देखो द चेंज ऑफ एंट्रोपी, अगर चेंज एंट्रोपी होगा तो उसमें मेजर करेंगे, चाहे अवेलेबल कुछ ना कुछ उसमें, चाहे अवेलेबल होगा या कुछ ना कुछ हीट की कमी आएगी, हीट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है ऑफ द वर्क में। ये भी बात बिल्कुल सही है। और द इंक्रीजिंग एंट्रोपी ऑब्टेन फ्रॉम, ऑप्शन नंबर ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ क्वांटिटी में हीट अगर लो हो जाएगा, यानी ए भी सही है और बी भी सही है। और तीसरा भी देख लेते हैं, द एंट्रोपी रिप्रेजेंट ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क ऑब्टेनेबल पर डिग्री इन टेम्परेचर, ये भी बात सही है। देखो अभी मैं TS डायग्राम बताया था, उसमें जो है अगर पर डिग्री सेंटीग्रेड जैसे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, वहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट पे वर्क ही मिलता जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द कंडीशन फॉर द रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए साइकिल, इसमें से कौन सा कंडीशन ऐसा है जो रिवर्सिबल साइकिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा। देखो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, पहले रिवर्सिबल प्रोसेस को देख लो, नहीं तो कहोगे। देखो द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस मस्ट नॉट डिफर, प्रेशर और टेम्परेचर के दौरान जो है वर्किंग सब्सटेंस डिफरेंट नहीं होना चाहिए, अप्रेसिबल और फ्रॉम दोज द सराउंडिंग एट एनी स्टेज द प्रोसेस, किसी भी स्टेज पर जो है, ये भी बात बिल्कुल सही है। टेम्परेचर और वर्किंग जो है, प्रेशर और टेम्परेचर जो है वर्किंग सब्सटेंस के दौरान डिफर होगा, अप्रेसिबल होगा, और दोज फ्रॉम द सराउंडिंग एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर प्रोसेस हो सकता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस में। और ऑल द प्रोसेस टेकिंग प्लेस साइकिल ऑपरेशन बट मस्ट बी एक्सट्रीमली स्लो, ये भी बात बिल्कुल सही है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होना चाहिए सभी प्रोसेस में। ठीक है, चाहे हो गया हमारा आइसेंट्रोपिक, चाहे आइसोचोरिक, चाहे आइसोबेरिक प्रोसेस हो, यह सभी प्रोसेस जो है हमारा स्लो होना चाहिए। और द वर्किंग पार्ट ऑफ द इंजन मस्ट बी फ्रिक्शन फ्री, और इंजन के जो पार्ट हैं सभी वो यह आवश्यक होना चाहिए कि फ्री हो, तभी वो जाकर के अधिक से अधिक कार्य कर सकेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस का यही होता है, एम होता है। और अगर फ्रिक्शन भाई लगेगा नहीं तो वहाँ रिवर्सिबल प्रोसेस होगा नहीं होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, तुरंत जो है मशीन के अंदर के पार्ट जो है, इंजन का पार्ट वो ब्रेक हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ए कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ, अब बताओ ये SSC JEE में आया हो क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको मैं देख लेता हूँ। टू कांस्टेंट वॉल्यूम एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, मैं कार्नोट साइकिल का जो है एक बार फिगर बता देता तो ठीक होता, आप लोगों को ठीक होता ना। मैं कार्नोट साइकिल का फिगर बता दे रहा हूँ, कौन सा PV डायग्राम मैं बताऊँगा इसमें। अभी मैं TS डायग्राम सबको बता रहा था, लेकिन अब PV डायग्राम इसके बताने जा रहा हूँ। देखो ये हमारा हो गया प्रोसेस, ठीक, ये हमारा पहला हो गया, एक मिनट, देखो ये हमारा एक प्रोसेस हो गया, ये हमारा हो गया, यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये आएगा। ये प्रोसेस कौन सा हो रहा है, 1 प्रोसेस हो गया, 2 प्रोसेस हो गया, 3 प्रोसेस हो गया, ये 4 प्रोसेस हो गया, 4 प्रोसेस हो रहे हैं इसमें। और इसमें जो है इसे क्या कहते हैं, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कहते हैं, आइसेन
एक्सपेंशन हो जाएगा प्रोसेस, और ये हमारा हो जाएगा क्या, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो जाएगा। ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। ये क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा भैया। क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और ये क्या होगा, ये होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाएगा। सीधी सी यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा था, यहाँ पर कंप्रेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं फिगर बता के बता रहा हूँ क्या होगा कार्नोट साइकिल में, जब उसमें से क्या क्या होगा। देखो अब इसी को देखते, फिगर को देखते हुए हम बता देते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, देखो टू कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, क्या है सही है। दो कांस्टेंट वॉल्यूम है इसमें, कांस्टेंट वॉल्यूम कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखो दूसरा ऑप्शन देख लो क्या है। ऑप्शन नंबर दूसरा है हमारा टू आइसोथर्मल एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, क्या है सही है, जल्दी बताओ, सही है ना। क्या कार्नोट साइकिल में सही है, हमें तो लग रहा है सही है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पर भी हो रहा है। एक देखो, एक यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है और एक यहाँ हो रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस, और तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है प्रोसेस, एक यहाँ हो रहा है प्रोसेस, दोनों प्रोसेस हो रहे हैं ना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सही है, बिल्कुल सही है, आप लगा दो टिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल डिपेंड अपॉन, कार्नोट साइकिल की जो इफिशियंसी हो किस पे डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा, जल्दी बताइए, उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी जो कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी है वो प्रेशर पर डिपेंड करती है, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू होता है 1 माइनस, इसकी इफिशियंसी मैं बता दे रहा हूँ। कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, क्योंकि टेम्परेचर जहाँ ये टेम्परेचर लिमिट्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, एक टेम्परेचर लिमिट्स पर होती है। अभी कार्नोट साइकिल में फिगर बताया था, यहाँ पर ऐसे ऐसे मैं बता दे रहा हूँ। एक यहाँ पर टेम्परेचर जो है एक इंक्रीज होता जाता है, ये पीवी डायग्राम रहता है, लेकिन टेम्परेचर जो है यहाँ पर आकर जो ये प्रोसेस होता है हमारा, ये पॉइंट यहाँ पर टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। ठीक है, टेम्परेचर समझ में आया ना। अब देखो और इसके बारे में और देख लेते हैं। टेम्परेचर लिमिट होता है, लेकिन इसका एफिशिएंसी जो फार्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू होता है 1 माइनस T1/T2। ठीक है, ये हमारा एफिशिएंसी का कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी होती है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कार्नोट साइकिल की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी, कार्नोट साइकिल की ये मैक्सिमम एफिशिएंसी है। ठीक है, और वॉल्यूम कंप्रेशन रेशियो ये तो गलत हो जाएगा। कट ऑफ रेशियो ये भी नहीं होगा। कार्नोट साइकिल डिपेंड्स अपॉन द किस पर, टेम्परेचर पर, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही था, ए सही था। अब स्ट्रिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ, स्ट्रिंग साइकिल में क्या होगा, स्ट्रिंग साइकिल को हम एक प्रकार से रिवर्सिबल साइकिल कहते हैं। एक बार और ध्यान से देख लो, इसकी स्ट्रिंग साइकिल की जो है एफिशिएंसी और रिवर्सिबल इंजन की, ये दोनों एफिशिएंसी जो है इसकी, स्ट्रिंग साइकिल की और कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी दोनों इक्वल होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये समझ लो। और इसमें समझ लो पहले स्ट्रिंग साइकिल में क्या होता है। अभी तो हम कार्नोट साइकिल में देखें, कार्नोट साइकिल में क्या होता था, दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते थे, दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते थे। और इसमें क्या होगा, टू कांस्टेंट ऑफ द वॉल्यूम एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब इसका भी फिगर वही होगा, सेम वैसे ही, क्योंकि इक्वल है ना। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, टू कांस्टेंट ऑफ द वॉल्यूम एंड टू आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द इफिशियंसी ऑफ जूल इज, इफिशियंसी जूल की कितनी होती है, इफिशियंसी जो है जूल की वो किससे अधिक होती है या कम होती है, किसके बराबर होती है। देखो जो जूल की इफिशियंसी है वो जो है लेस देन कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी जो है ये कम होती है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वीआईपी क्वेश्चन लगा दो, क्योंकि एसएससी जेई के लिए इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं मिल सकता। ठीक है, लेस देन कार्नोट साइकिल,
ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। इफिशियंसी, जूल की इफिशियंसी किससे कम होती है? और कार्नट साइकिल से कम होती है। और अगला क्वेश्चन क्या है? ऑटो साइकिल इज आल्सो नोन एज, ऑटो साइकिल को और किस नाम से जानते हैं? देखो, ऑटो साइकिल को हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। कांस्टेंट प्रेशर साइकिल यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। ऑटो साइकिल को और किस नाम से जानते हैं? कांस्टेंट प्रेशर के। अगला क्वेश्चन है द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल इज गिवन बाय। एयर की स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑटो साइकिल में क्या दी रहती है? जल्दी से बताइए इसका। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 - मैं लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है। 1 - 1/(1 r टू द पावर λ-1) ये होता है हमारा स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। और कंप्रेशन साइकिल को अब देख लो, आर को जहाँ पे कंप्रेसर कहते हैं, लेमडा को रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा एसएससी जेईई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। कंप्रेसर रेशियो फॉर द पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है? जल्दी से बताइए। पेट्रोल इंजन का जो है कंप्रेशन रेशियो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, 5 से 8 होता है। लेकिन अब देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कंप्रेशन रेशियो 5 से 8 हो रहा है पेट्रोल इंजन का, अगर तो हमारा डीजल इंजन का कितना हो जाएगा? डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है 15 से कितना हो जाएगा? 15 से 20, यानी 50/20। ठीक है, समझ में आ रहा? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल से मैं बता ही रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? और लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। ठीक है, व्हेन कट ऑफ द रेशियो इफ डैश दिया है द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल अप्रोच टू ऑटो साइकिल एफिशिएंसी एसएससी, ये एसएससी जेईई में आया हुआ है। अब बताओ, अगर कट ऑफ रेशियो कितना होगा द एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल की, जब वहाँ पर पहुँच जाए ऑटो साइकिल के एफिशिएंसी के बराबर, तब वहाँ पर क्या होगा? इसका आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी जेईई 2015 में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर क्योंकि कट ऑफ रेशियो हो जाएगा भाई एफिशिएंसी और डीजल इंजन की, तो वहाँ पर 0 ही हो जाएगा उसका। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि वाई सिटी बुक्स चैनल जो है हमारा सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराता है, और आप लोग डेली हमारे चैनल से जो है कंटिन्यू रहा कीजिए। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे जितना भी टेक्निकल पोर्शन है वो सब मैं करा दूंगा, बस आप लोग का थोड़ा सा साथ चाहिए। ठीक है, और हमारे जो है हमारे चैनल से जो अगर किसी प्रकार की बुक चाहिए तो हमारे वाई सिटी बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के आप परचेज कर सकते हैं। और नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ऐप टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आज के लिए अब इतना ही, अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे और थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।